रचना को यह अनुभूति हो रही थी कि आज जो दिन में हुआ है उसके कारण रात को पति से बड़ा बहस झगड़ा होगा और वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी। लेकिन जब ऑफिस से लौटे मयंक ने मुस्कुराते हुए घर में कदम रखा तो वह उलझन में पड़ गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा मूड हो तो खाना बाहर खाया जा सकता है। मयंक ने उसे हाथ से पकड़कर अपने पास बैठा लिया। किस कारण इतना खुश नजर आ रही हूँ? रचना ने खींचे से स्वर में पूछा। आज मेरे नए बॉस संजय ने मुझे अपने केबिन में बुलाकर मेरे साथ दोस्ताना अंदाज में बहुत देर तक बातें की। उनकी वाइफ से तो आज दोपहर में तुम मिली ही थी। उन्हें एक स्कूल में इंटरव्यू दिलाने मैं ही ले गया था। मेरे दोस्त रघु के पिताजी उस स्कूल के चेयरमैन को जानते हैं। उनकी सिफारिश से बॉस की वाइफ को वहाँ टीचर की जॉब मिल जाएगी। बॉस मेरे काम से भी बहुत खुश हैं। लगता है इस बार मुझे प्रमोशन ज़रूर मिल जाएगी। मयंक ने एक ही सांस में रचना को सारी बात बता डाली। रचना ने उसकी भावी प्रमोशन के प्रति कोई प्रतिक्रिया जाहिर करने के बजाय वार्तालाप को नई दिशा में मोड़ दिया। प्रॉपर्टी डीलर ने कल शाम को जो किराए का मकान बताया था, तुम उसे देखने कब चलोगे? कभी नहीं। मयंक एकदम चिढ़ उठा। 2 दिन से घर के सारे लोग बाहर गए हुए हैं और ये 2 दिन हमने बहुत हंसी खुशी से गुजारे हैं। कल सुबह सब लौट आएंगे और रात दिन का झगड़ा फिर से शुरू हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो कि यहाँ से अलग हुए बिना हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे? हम अभी उस मकान को देखने चल रहे हैं, कह रचना उठ खड़ी हुई। मुझे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अगर तुम में जरा सी भी बुद्धि है तो अपनी बहन और जीजा के बहकावे में आना छोड़ दो। गुस्से के कारण मयंक का स्वर ऊंचा हो गया था। मुझे कोई नहीं बहका रहा है। मैंने 9 महीने इस घर के नरक में गुजार कर देख लिए हैं। मुझे अलग किराए के मकान में जाना ही है। रचना मयंक से भी ज़्यादा जोर से चिल्ला पड़ी। इस घर को नरक बनाने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तुम ही हो, पर तुमसे बहस करने की ताकत अब मुझ में नहीं है। कह मयंक उठकर कपड़े बदलने बाथरूम में चला गया और रचना मुंह फुलाए वहीं बैठी रही। उनका बाहर खाना खाने का कार्यक्रम तो बना ही नहीं, बल्कि घर में भी दोनों ने खाना अलग अलग और बेमन से खाया। घर में अकेले होने का कोई फ़ायदा वे आपसी प्यार की जड़ें मजबूत करने के लिए नहीं उठा पाए। रात को 12 बजे तक टीवी देखने के बाद जब रचना बेडरूम में आई तो मयंक गहरी नींद में सो रहा था। अपने मन में गहरी शिकायत और गुस्से के भाव समेट वह उसकी तरफ पीठ कर लेट गई। किराए के मकान में जाने के लिए मयंक पर दबाव बनाए रखने को रचना अगली सुबह ही उससे सीधे मुंह नहीं बोली। मयंक नाश्ता करने के लिए रुका ही नहीं। नाराजगी से भरा खाली पेट घर से निकल गया और अपना लंच बॉक्स भी मेज पर ही छोड़ गया। करीब 10 बजे विजय पत्नी संगीता, बड़े बेटे अमित, बड़ी बहू सरोज और 5 वर्षीय पोते अथर्व के साथ घर लौटे। वे सब उनके छोटे भाई के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 2 दिनों के लिए गांव गए थे। फैली हुई रसोई को देखकर संगीता ने रचना से कुछ तीखे शब्द बोले तो दोनों के बीच फौरन ही झगड़ा शुरू हो गया। सरोज ने बीच बचाव की कोशिश की तो रचना ने उसे भी कड़वी बातें सुनाते हुए झगड़े की चपेट में ले लिया। इन लोगों के घर पहुंचने के सिर्फ घंटे भर के अंदर ही रचना लड़ भिड़ कर अपने कमरे में बंद हो गई थी। उसकी सास ने उसे लंच करने के लिए बुलाया, पर वह कमरे से बाहर ही नहीं निकली। यह रचना मयंक भैया को घर से अलग किए बिना न खुद से चैन से रहेगी न किसी और को रहने देगी। मम्मी, सरोज की इस टिप्पणी से उसके सास ससुर और पति पूरी तरह सहमत हैं। इसकी बहन और माँ इसे भड़काना छोड़ दे तो सब ठीक हो जाए। विजय जी की व्यवस्था और दुख उनकी आवाज़ में साफ झलक रहा था। मयंक भी बेकार में ही घर से कभी अलग ना होने की जिद पर अड़ा हुआ है। शायद किराए के घर में जाकर रचना बदल जाए और इन दोनों की विवाहित जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगे। संगीता ने आशा व्यक्त की। किराए के घर में जाकर बदल तो वह जाएगी ही, पर मयंक को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसके घर पर उसकी बड़ी साली और सास का राज हो जाएगा और वह इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता।
बड़े गलत घर में रिश्ता हो गया उस बेचारे का। विजय के इस जवाब को सुनकर संगीता की आंखों में आंसू भर आए तो सब ने इस विषय पर आगे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। शाम को ऑफिस से आकर मयंक उससे पिछले दिन घटी घटना को लेकर झगड़ा करेगा। रचना की यह आशंका उस शाम को निर्मूल साबित हुई। मयंक परेशान सा घर में घुसा तो जरूर, पर उसकी परेशानी का कारण कोई और था। मुझे अस्थायी तौर पर मुंबई हेड ऑफिस जाने का आदेश मिला है। मेरी प्रमोशन वहीं से हो जाएगी, पर शायद यहाँ दिल्ली वापस आना संभव ना हो पाए। उसके मुंह से यह खबर सुनकर सबसे ज़्यादा परेशान रचना हुई। प्रमोशन के बाद कहाँ जाना पड़ेगा आपको? उसने चिंतित लहजे में पूछा। अभी कुछ पता नहीं। हमारी कंपनी की कुछ शाखाएं तो ऐसी घटिया जगह है जहाँ ना अच्छा खाना पानी मिलता है और ना अस्पताल स्कूल जैसी सुविधाएं ढंग की हैं। मयंक के इस जवाब को सुनकर उसका चेहरा और ज़्यादा उतर गया। तब आप प्रमोशन लेने से इनकार कर दो। रचना एकदम चिढ़ उठी। मुझे दिल्ली छोड़कर धक्के खाने कहीं और नहीं जाना है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी प्रमोशन कैसे छोड़ सकता हूँ? मयंक गुस्सा हो उठा। तब इधर उधर धक्के खाने आप अकेली जाना। मैं अपने घर वालों से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। अपना फैसला सुनाकर नाराज नजर आती रचना अपने कमरे में घुस गई। आगामी शनिवार को मयंक हवाई जहाज से मुंबई चला गया। उसके घर छोड़ने से पहले ही अपनी सूटकेस लेकर अर्चना मायके चली गई थी। मयंक के मुंबई चले जाने से रचना की किराए के अलग घर में रहने की योजना लंगड़ा गई। उसके भैया भाभी तो पहले से ही ऐसा कदम उठाए जाने के हक में नहीं थे। उसकी दीदी और माँ मयंक की गैर मौजूदगी में उसे अलग मकान दिलाने का हौसला अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई। विवाहित लड़की का ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अपने भाई भाभी के पास आकर रहना आसान नहीं होता। यह कड़वा सच रचना को जल्द ही समझ में आने लगा। कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहा मयंक उसे अपने पास रहने को बुला नहीं सकता था और रचना ने अपनी ससुराल वालों से संबंध इतने खराब कर रखे थे कि वे उसे मयंक की गैर मौजूदगी में बुलाना नहीं चाहते थे। सबसे पहले रचना के संबंध अपनी भाभी से बिगड़ने शुरू हुए। घर के कामों में हाथ बटाने को लेकर उनके बीच झड़पें शुरू हुई और फिर भाभी को अपने ननद की घर में मौजूदगी बुरी तरह खलने लगी। रचना की माँ ने अपनी बेटी की तरफदारी की तो उनका बेटा उनसे झगड़ा करने लगा। तब रचना की बड़ी बहन और जीजा को झगड़े में कूदना पड़ा। फिर टेंशन बढ़ती चली गई। हमारे घर की सुख शांति खराब करने का रचना को कोई अधिकार नहीं है माँ। इसे या तो मयंक के पास जाकर रहना चाहिए या फिर अपनी ससुराल में। अब और ज़्यादा इसकी इस घर में मौजूदगी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने बेटे की इस चेतावनी को सुनकर रचना की माँ ने घर में काफ़ी कलेश किया, पर ऐसा करने के बाद उनकी बेटी का घर में आदर सम्मान बिल्कुल समाप्त हो गया। बहू के साथ अपने संबंध बिगाड़ना उनके हित में नहीं था, इसलिए रचना की माँ ने अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद कर दिया। उनमें आए बदलाव को नोट करके रचना उनसे नाराज रहने लगी थी। रचना की बड़ी बहन को भी अपने इकलौते भाई को नाराज करने में अपना हित नज़र नहीं आया था। मयंक की प्रमोशन हो जाने की खबर मिलते ही उसने अपनी छोटी बहन को सलाह दी, रचना तुझे मयंक के साथ जाकर ही रहना पड़ेगा। भैया के साथ अपने संबंध इतने ज़्यादा मत बिगाड़ कि उसके घर के दरवाजे तेरे लिए सदा के लिए बंद हो जाएं। जब तक मयंक के पास जाने की सुविधा नहीं हो जाती तो अपनी ससुराल में जाकर रह। तुम सब मेरा यूँ साथ छोड़ देंगे ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। तुम लोगों के बहकावे में आकर ही मैंने अपने ससुराल वालों से संबंध बिगाड़े हैं, यह मत भूलो दीदी। रचना के इस आरोप को सुनकर उसकी बड़ी बहन इतनी नाराज हुई कि दोनों के बीच बोलचाल न के बराबर रह गई। मयंक के लिए रचना को मुंबई बुलाना संभव नहीं था। रचना को बिन बुलाए ससुराल लौटने की शर्मिंदगी से हालात ने बचाया। दरअसल मयंक को मुंबई गए करीब 2 महीने बीते थे, जब एक शाम उसके सहयोगी मित्र मानव ने रचना को आकर बताया, आज हमारे बॉस संजय साहब के मुंह से बातों बातों में एक काम की बात निकल गई।
मयंक के दिल्ली लौटने की बात बन सकती है। कैसे? रचना ने फौरन पूछा। रिपोर्ट के आधार पर उसकी पोस्टिंग यहाँ हो सकती है। मैं कुछ समझी नहीं। रचना के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। मैं पूरी बात विस्तार से समझाता हूँ। देखो, अगर मयंक यह अर्जी दे दे कि दिल के रोगी पिता की देखभाल के लिए उसका उनके पास रहना जरूरी है, तो संजय साहब के अनुसार उसका तबादला दिल्ली किया जा सकता है। लेकिन मयंक के बड़े भैया भाभी भी तो मेरे सास ससुर के पास रहते हैं। इस कारण क्या मयंक की अर्जी नामंजूर नहीं हो जाएगी? उनका तो अपना फ्लैट है ना? वह तो है। अगर वे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं, तो मयंक की अर्जी को नामंजूर करने का यह कारण समाप्त हो जाएगा। यह बात तो ठीक है। तब तक आप अपने जेठ जेठानी को उनके फ्लैट में जाने को फटाफट राजी करके संजय साहब से मिलने आ जाओ। ऐसी सलाह देकर मानव ने विदाई ली। रचना ने उसी वक्त मयंक को फ़ोन मिलाया। तुम जाकर भैया भाभी से मिलो। रचना, मैं भी उनसे फ़ोन पर बात करूँगा। मयंक सारी बात सुनकर बहुत खुश हो उठा था। रचना को झिझक तो बड़ी हुई, पर अपने भावी फायदे की बात सोचकर वह अपनी ससुराल जाने को 10 मिनट में तैयार हो गई। मयंक के बड़े भाई ने उसकी सारी बात सुनकर गंभीर लहजे में जवाब दिया। रचना, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मयंक का तबादला दिल्ली में हो जाए, पर मुझे अपने फ्लैट को किराए पर मजबूरन चढ़ाना पड़ेगा। उसकी मासिक किस्त मैं उसी किराए से भर पाऊंगा। मयंक और रचना के बीच फ़ोन पर 2 दिनों तक 10 बार बात हुई और अंत में उन्हें बड़े भैया के फ्लैट की किस्त मयंक की पगार से चुकाने का निर्णय मजबूरन लेना पड़ा। सप्ताह भर के अंदर बड़े भैया का परिवार अपने फ्लैट में पहुंच गया और रचना अपना सूटकेस लेकर ससुराल लौट आई। मयंक ने कुरियर से अपनी अर्जी रचना को भिजवा दी। उसे इस अर्जी को मयंक के बॉस संजय साहब तक पहुंचाना था। रचना ने फ़ोन करके उनसे मिलने का समय मांगा तो उन्होंने उसे रविवार की सुबह अपने घर आने को कहा। क्या मैं आपसे ऑफिस में नहीं मिल सकती हूँ सर? रचना इन शब्दों को बड़ी कठिनाई से अपने मुख से निकाल पाई। मैं तुम्हें ऑफिस में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा रचना। मैं घर पर सारे कागजात तसल्ली से चेक कर लूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं कोई कमी रह जाए। यह मेरी भी दिली इच्छा है कि मयंक जैसा मेहनती और विश्वसनीय इंसान वापस मेरे विभाग में लौट आए। क्या तुम्हें मेरे घर आने पर कोई ऐतराज़ है? नो सर, मैं रविवार की सुबह आपके घर आ जाऊंगी। कहते हुए रचना का पूरा शरीर ठंडे पसीने से नहा गया था। उसके साथ संजय साहब के घर चलने के लिए हर कोई तैयार था, पर रचना सारे कागज को लेकर वहां अकेली पहुंची। उनके घर में कदम रखते हुए वह शर्म के मारे खुद को जमीन में गिरता महसूस कर रही थी। संजय साहब की पत्नी नेहा का सामना करने की कल्पना करते ही उसका शरीर कांप उठता था। दरअसल मयंक के मुंबई जाने से कुछ दिन पूर्व ही वह नेहा से पहली बार मिली थी। उस मुलाकात में जो घटा था उसे याद करते ही उसका दिल किया कि वह उल्टी भाग जाए, लेकिन अपना काम कराने के लिए उसे संजय साहब के घर की दहलीज लांघनी ही पड़ी। अचानक उस दिन का घटना चक्र उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन मयंक नेहा को एक स्कूल में इंटरव्यू दिलाने ले जा रहा था। मयंक का बैंक उस स्कूल के पास ही था। उसे बैंक के कुछ पर्सनल काम कराने थे। जितनी देर में नेहा स्कूल में इंटरव्यू देगी उतनी देर में वह बैंक के काम करा लेगा। ऐसा सोचकर मयंक कुछ जरूरी कागज लेने नेहा के साथ अपने घर आया था। रचना उस दिन अपनी माँ से मिलने गई हुई थी। वह उस वक्त लौटी जब नेहा एक गिलास ठंडा पानी पीकर उनके घर से अकेली स्कूल जा रही थी। वह नेहा को पहचानती नहीं थी क्योंकि संजय साहब ने कुछ हफ्ते पहले ही अपना पदभार संभाला था। कौन हो तुम? मेरे घर में किस लिए आना हुआ? रचना ने बड़े खराब ढंग से नेहा से पूछा था। मयंक और मेरे पति एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मेरा नाम नेहा है। रचना की गलत व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए नेहा मुस्कुरा उठी थी। मेरे घर में तुम्हें मेरी
गैर मौजूदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पति को धोखा देना है तो कोई और शिकार ढूंढो। मेरे पति के साथ इश्क लड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। उसे यूं अपमानित करके रचना अपने घर में घुस गई थी। तब उसे रोज लगता था कि मयंक उसके साथ उसके गलत व्यवहार को लेकर ज़रूर झगड़ा करेगा, पर नेहा ने मयंक को उस दिन की घटना के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। अब मयंक की दिल्ली में बदली कराने के लिए उसे नेहा की पति की सहायता चाहिए थी। अपने गलत व्यवहार को याद करके रचना नेहा के सामने पड़ने से बचना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं सका। उनके ड्राइंग रूम में कदम रखते ही रचना का सामना नेहा से हो गया। मैं अकारण अपने घर आए मेहमान का अपमान नहीं करती हूँ। तुम बैठो, वे नहा रहे हैं। उसे यह जानकारी देकर नेहा घर के भीतर चल दी। प्लीज़ आप 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। रचना ने उसे अंदर जाने से रोका। कहो। अपने होठों पर मुस्कान सजाकर नेहा उसकी तरफ देखने लगी। मैं उस दिन के लिए, अपने खराब व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। रचना को अपना गला सूखता लगा। माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। यह ठीक है कि तुम मुझे नहीं जानती थी, पर अपने पति को तो तुमने चरित्रहीन क्यों माना? नेहा ने चुभते स्वर में पूछा। उस दिन मुझसे बड़ी भूल हो गई। वे चरित्रहीन नहीं हैं, रचना ने दबे स्वर में जवाब दिया। मेरी पूछताछ का भी यही नतीजा निकला था। फिर तुमने हम दोनों पर शक क्यों किया था? उन दिनों मैं काफ़ी परेशान चल रही थी। मुझे माफ़ कर दो। सॉरी। रचना, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। तुम्हारी उस दिन की बदतमीज़ी की चर्चा मैंने आज तक किसी से नहीं की है, पर अब मैं सारी बात अपने पति को ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ आप उनसे कुछ ना कहें। मेरी नज़रों में तुम कैसी भी सहायता पाने की पात्रता नहीं रखती हो। मुझे कई लोगों ने बताया है कि तुम्हारे खराब व्यवहार से मयंक और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। अपने किए का फल अब सबको भोगना ही पड़ता है, सो तुम भी भोगो। नेहा को फिर से घर के भीतरी भाग की तरफ जाने को तैयार देखकर रचना ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दूंगी। अपनी माँ और बहन का कोई भी हस्तक्षेप अब मुझे अपनी विवाहित जिंदगी में स्वीकार नहीं होगा। मेरे अकेलेपन और उदासी ने मुझे अपनी भूल का एहसास बड़ी गहराई से करा दिया है। तब मयंक जरूर वापस आएगा। हंसी खुशी रहने की नई शुरुआत के लिए तुम्हें मेरी शुभकामनाएं रचना। आज से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू दीदी। भाव विभोर होकर इस बार रचना उनकी गले लगकर खुशी के आंसू बहाने लगी थी। संजय साहब के प्रयास से 4 दिन बाद मयंक के दिल्ली तबादले होने के आदेश निकल गए। इस खबर को सुनकर रचना अपनी सास के गले लगकर खुशी के आंसू बहाने लगी थी। उसी दिन शाम को मयंक के बड़े भैया संजय साहब का धन्यवाद प्रकट करने के लिए उनके घर काजू की बर्फी के डिब्बे के साथ पहुँचे। अब तो सब ठीक हो गया ना अमित? सब बढ़िया हो गया सर। कुछ दिनों में मयंक बड़ी पोस्ट पर यहीं आ जाएगा। रचना का व्यवहार अब सबके साथ अच्छा है। अपनी माँ और बहन के साथ उसकी फ़ोन पर ना के बराबर बातें होती हैं। बस एक बात ज़रा ठीक नहीं है सर। कौन सी अमित? सर, संयुक्त परिवार में मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे। अपने फ्लैट में हमें बड़ा अकेलापन सा महसूस होता है। अमित का स्वर उदास हो गया। अपने छोटे भाई के वैवाहिक जीवन को खुशियों से भरने के लिए यह कीमत तुम खुशी खुशी चुका दो अमित। अपने फ्लैट की किस्त के नाम पर तुम मयंक से हर महीने 10,000 लेने कभी बंद मत करना। यह अतिरिक्त खर्चा ही रचना के दिमाग में किराए के मकान में जाने का कीड़ा पैदा नहीं होने देगा। आप ठीक कह रहे हैं सर। वैसे मयंक से रुपए लेकर मैं नियमित रूप से बैंक में जमा कराऊंगा। भविष्य में इस मकान को तोड़कर नए सिरे से बढ़िया और ज़्यादा बड़ा 2 मंजिला मकान बनाने में यह पैसा काम आएगा। तब मैं अपना फ्लैट बेच दूंगा
और हम दोनों भाई फिर से साथ रहने लगेंगे। अमित भावुक हो उठा। पिछले दिनों मयंक को मुंबई भेजने और तुम्हारे फ्लैट की किस्त उससे लेने की हम दोनों के बीच जो खिचड़ी पकी है उसकी भनक किसी को कभी नहीं लगनी चाहिए। संजय साहब ने उसे मुस्कुराते हुए आगाह किया। ऐसा कभी नहीं होगा सर। आप मेरी तरफ से नेहा मैडम को भी धन्यवाद देना। उन्होंने मयंक के विवाहित जीवन में सुधार लाने का बीड़ा ना उठाया होता तो हमारा संयुक्त परिवार बिखर जाता। अंत भला तो सब भला। संजय साहब की इस बात ने अमित के चेहरे को फूल सा खिला दिया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली नई कहानी से।